Good morning, students. In the last video, we have discussed our first chapter, that is membership in companies. And now, in this video, we will discuss our next chapter, that is company management and administration. कि कंपनी की मैनेजमेंट कौन करता है, कौन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्या उनकी लीगल पोजीशन होती है, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ होती है, क्या उनकी पावर्स होती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्टली वी मस्ट नो कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि पार्टनरशिप की मैनेजमेंट और जो प्रोप्राइटरशिप की मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होती है, प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स के हाथ में होती है. लेकिन जो वर्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के अंदर, क्या होता है, वर्चुअल ओनर्स होते हैं. वर्चुअल ओनर्स मीन्स उसके शेयर होल्डर्स, ठीक है, और उनको राइट होता है कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें, लेकिन उनके लिए ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती है क्योंकि वो ऑल ओवर द कंट्री स्कैटर्ड होती हैं. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक ही जगह से या एक ही स्टेट से बिलोंग करते हों. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑल ओवर द कंट्री किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं. इसीलिए उनके लिए हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करें. तो उसके लिए वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना ये जो राइट है कंपनी को मैनेज करने का, जो राइट है वो कंपनी के डायरेक्टर्स को दे देते हैं, ठीक है. और जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स कंपनी की मैनेजमेंट को, कंपनी की जो अफेयर्स है उसको मैनेज करता है, उसको बोलते हैं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, तो डायरेक्टर कौन होते हैं, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो फिजिकल पर्सन नहीं है. इसीलिए उस कंपनी के लिए सारे एक्शंस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है. इसीलिए वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स को नॉमिनेट कर देते हैं जो उन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है. तो डायरेक्टर कौन हुआ, डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन हुआ जो कंपनी के बिहाफ पे सारे एक्शंस को परफॉर्म करता है और उसको मैनेज करता है, ठीक है. तो वो कौन होगा, डायरेक्टर. ओके, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. यानी कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. और बोर्ड जो है, कंपनी का जो बोर्ड है उसको एपेक्स गवर्निंग बॉडी बोला जाता है. एपेक्स गवर्निंग बॉडी मीन्स कि कंपनी में जो टॉप मोस्ट पोजिशन होती है वो किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है. ओके, नेक्स्ट, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी का ब्रेन कहा जाता है. ब्रेन इसलिए क्योंकि वो कंपनी के सारे जो भी एक्शंस होते हैं उन सब की प्लानिंग करते हैं. इसीलिए कंपनी का ब्रेन किसको कहा जाता है, कंपनी के बोर्ड को. बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी जो कंपनी है उसमें एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स, किसी भी कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी. कोई भी पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, होने चाहिए, ठीक है. और 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और 1 पर्सन कंपनी जो है उस केस में एक डायरेक्टर होना चाहिए. और मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 15, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स एक कंपनी के अंदर हो सकते हैं. और कंपनी अगर चाहे तो 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. ओके, now here the question arises that who can be the directors of the company. So only the individuals can be directors. कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन, कोई फर्म किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकती. सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. सो एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि एक डायरेक्टर को कंपनी के बिहाफ पे इंडिविजुअली बहुत सारे काम करने होते हैं
और उन सभी एक्शंस के लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल भी होता है। इसीलिए सिर्फ एक इंडिविजुअल ही कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, और कोई भी जो कंपनी है वो किसी इंडिविजुअल को कभी भी अपॉइंट या किसी भी डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करेगी जब तक कि उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। ओके। नेक्स्ट इज restriction on the number of directorship. It means कि जो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है कोई भी पर्सन, उस पर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस है? ऑन द नंबर, कि एक जो पर्सन है वो कितनी कंपनीज की डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। सो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका सेक्शन 165 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप लेता है या लेना चाहता है, तो उस केस में एक पर्सन के पास एक टाइम पर 20 कंपनीज से ज़्यादा की डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक पर्सन एक टाइम में सिर्फ 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा का अगर बनेगा, यानी कि अगर 21st कंपनी की वो डायरेक्टरशिप लेगा, तो उसके लिए उसको पहले किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप को छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो जो नंबर है वो वापस से कितना आ जाए, 20 आ जाए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन है नंबर्स पर, कि मतलब एक टाइम पे एक पर्सन सिर्फ 20 कंपनीज की डायरेक्टरशिप को होल्ड कर सकता है। ओके। अगर वो 21st कंपनी की डायरेक्टरशिप लेगा तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। ओके। Now the next topic is classification of directors. So first one is residential director. Residential का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। एवरी कंपनी, किसी भी कंपनी में शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, मतलब एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। कि मतलब किसी भी कंपनी के अंदर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, यानी कि पिछले साल 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो। तो ऐसा एक पर्सन कंपनी का रेजिडेंशियल डायरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि जिसका कंपनी के साथ में किसी भी तरह का पहले किसी तरह का कोई रिलेशन ना रहा हो या किसी भी तरह का कोई लिंक ना रहा हो, वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और an independent director in relation to a company means a director other than a managing director, whole time director or a nominee director। कि मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना ही होल टाइम डायरेक्टर हो, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर हो। और कोई भी जो पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ और मोर, ठीक है। और कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसकी आउटस्टैंडिंग, जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं और जो डिपॉजिट्स है वो कितने हैं, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप। कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो सबसे पहले दैट पर्सन शुड पोजेस द कंप्लीट एंड रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि उस पर्सन के पास में कंप्लीट नॉलेज और एक्सपर्टाइज होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। एंड हु इज़ और वॉज नॉट अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का प्रमोटर ना तो पहले रहा हो और ना अब हो, और जिसका कंपनी के जो भी प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई लिंक हो, ना ही कंपनी के साथ किसी तरह का कोई लिंक हो, और ना ही
उसके जो रिलेटिव्स हैं उनका कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई लिंक हो, या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं वो किसी भी की पोजीशन पर नहीं होने चाहिए कंपनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 5 सालों तक कंपनी के डायरेक्टरशिप को होल्ड करके रख सकता है, लेकिन वो बाद में रीअपॉइंट के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि दोबारा से भी वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मीन्स कि जो रोल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कंपनी के अंदर, क्योंकि उसको काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्रिटिकल हैं। तो सबसे पहले तो उसको जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मीन्स जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो माइनॉरिटी होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट का उसको ध्यान में रखना होता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी की जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस है, जो कुछ भी है, उसके बीच में किसी तरह का अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके लिए भी वो एज अ मीडिएटर का काम करता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसको परफॉर्म करने होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रेम्यूनरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एज एन रेम्यूनरेशन क्या रिसीव होता है? तो फर्स्ट वन इज़ बाय वे ऑफ सिटिंग फ़ी। एक तो उसकी सिटिंग फ़ी हो गई, दूसरा अगर वो किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस करता है कंपनी की मीटिंग या फिर कोई कमिटी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो प्लस में उसका कमीशन। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो उसकी रेम्यूनरेशन होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जिन्होंने कंपनी के सिर्फ इतने शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 तक होती है, यानी कि 20,000 से ज़्यादा के नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स उनके पास नहीं होते, तो वो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन डायरेक्टर। कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी में एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एडिशनल डायरेक्टर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर कंपनी के आर्टिकल्स में इस तरह की कोई बात मेंशन है तो, यानी कि अगर कंपनी का आर्टिकल उनको परमिशन देता है या पावर देता है तो ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और ये जो एडिशनल डायरेक्टर है वो नेक्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उस टाइम तक कंपनी की डायरेक्टरशिप को होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होगा? जो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे कुछ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। ठीक है, जैसे कंपनी का जो बोर्ड है या फिर कंपनी किसी भी पर्सन को ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है अगर उसके आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है तो, और या फिर कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी ऐसा कर सकती है अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, यानी कि जिस जगह पे कंपनी का ऑफिस है वहाँ से कहीं दूर जा रहा है, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो उस केस में कंपनी एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। ठीक है, और वो जो पर्सन है वो सिर्फ तभी तक कंपनी का डायरेक्टर बन के रह सकता है जब तक कि ओरिजिनल जो डायरेक्टर है वो कंपनी में वापस नहीं आ जाता। उसके बाद में जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाएगा उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ शैडो डायरेक्टर। शैडो डायरेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, मीन्स जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी
उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है, यानी कि वो एडवाइस देता है और कंपनी के जो भी पर्सन्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो होगा शैडो डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर होगा कि जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स है या जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उन्हें लगता है कि कंपनी में किसी भी तरह की कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है या कोई अनएथिकल एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, तो उस केस में जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना एक पर्सन जो है वो कंपनी के अंदर अपॉइंट कर देते हैं ताकि वो कंपनी की मैनेजमेंट को देखे, तो वो होगा नॉमिनी डायरेक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी के या तो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होंगे जो ना तो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं और ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर वो डायरेक्टर होंगे जो कंपनी को अपने जो कंप्लीट वर्किंग आवर्स हैं वो कंपनी को डिवोट करते हैं, क्योंकि उनका कंपनी में पर्सनल इंटरेस्ट होता है और वही जो है उनका इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे, जो कंपनी की कंप्लीट जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। एज सच कंपनीज का जो एक्ट है, मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उसमें किसी भी तरह के कोई क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है, लेकिन जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं वो कुछ क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कि जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। सेकंड वन इज़ कि जैसे ही उस पर्सन की अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी रिटर्न कंसेंट रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है, और उसने कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसको साइन किया हुआ होना चाहिए और अपनी रिटर्न में कंसेंट दी हुई होनी चाहिए रजिस्ट्रार को कि वो कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने के लिए रेडी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। मीन्स ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पर एक डायरेक्टर जो है उसको डायरेक्टरशिप से हटाया जा सकता है या फिर वहाँ से उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए और या फिर वो किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है, तो इन केसेस में उसको डायरेक्टरशिप की पोस्ट से हटाया जा सकता है, वहाँ से उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। नाउ व्हाट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो, कोई भी जो पर्सन होता है अगर वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जो सेक्शन 154 है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, और जैसे ही कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को उसका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है, मतलब उसको फर्निश करना होता है। और अगर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस केस में उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, और वो पनिशमेंट कितनी है, 25,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक। और किसी भी पर्सन के पास में एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि एक डायरेक्टर के पास एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे कैसे की जाती है। सो देयर आर 3 सिचुएशंस कि कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी। सबसे पहले जो सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वही फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं होता है तो उस केस में
कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, यानी कि जो भी उसके सिग्नेटरी होंगे, उनको कंपनी का डायरेक्टर माना जाता है। जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग नहीं होती है और उसमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, तब तक फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे? सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट इज बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग करके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इन केस कि अगर उन्हें किसी भी नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है या फिर उन्हें किसी भी फर्स्ट डायरेक्टर की जगह पे किसी और को रिप्लेस करना है या कोई भी और सिचुएशन है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स वोटिंग करके क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी राइट होता है कि वो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर सके। सो फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर किसी भी तरह की कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, मीन्स अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है उसकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या डिसक्वालीफाई हो जाए, इन केसेस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास राइट होता है कि वो नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उसकी जगह पे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी एडिशनल डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है तो, और कब तक? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है इन केस कि अगर कंपनी का जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स यानी कि कम से कम 3 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन है तो उस केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, और एक नॉमिनी डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है इन केस कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कोई भी LIC है, GIC है, ये सब हैं, इनको अगर लगता है कि कंपनी में किसी तरह की कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है तो उस केस में एक नॉमिनी डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स बाय द सिंपल मेजोरिटी। मीन्स अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है तो उस केस में कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर्स है उसका 2/3 जो डायरेक्टर्स होंगे, 2/3 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। Recently we have discussed that what are the ways that how a person can be appointed as a director. ठीक है, अब है रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर कि उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज बाय द कंपनी एंड सेकंड वन इज बाय द ट्रिब्यूनल। कंपनी कैसे कर सकती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 169 ये कहता है कि कोई भी कंपनी किसी भी स्पेशल नोटिस के थ्रू या फिर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके एक डायरेक्टर को उसके डायरेक्टरशिप से हटा सकती है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। 3 एक्सेप्शन है इस केस के कि एक तो अगर वो डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, यानी कि 169 जो है सेक्शन 169 का ये रूल वहाँ अप्लाई नहीं होता अगर डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो। दूसरा, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी पर भी अप्लाई नहीं होता जहाँ पर उस डायरेक्टर ने डायरेक्टरशिप को होल्ड कर रखा है फॉर द लाइफ टाइम, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर या लाइफ टाइम डायरेक्टर अगर वो है तो उस केस में भी अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज़ ऑप्टेड टू इलेक्ट 2/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ऐसी कंपनीज पर भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे 2/3 डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट किए जाते हैं तो। ओके,
नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव द डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक नोटिस इशू किया जाता है डायरेक्टर को रिमूव करने का, ठीक है। और ये जो नोटिस है वो कंपनी की जो मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग में उस डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा, उस मीटिंग से 14 डेज़ पहले इशू कर देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर उस नोटिस की एक कॉपी उस डायरेक्टर को भेजी जाती है जिसको रिमूव करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो डायरेक्टर अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है कंपनी की मीटिंग के अंदर रिटर्न में, ठीक है। और अगर वो रिटर्न में नहीं देता है तो ये माना जाता है कि वो मीटिंग में ही क्या करेगा, अपनी रिप्रेजेंटेशन को रीड आउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फिलिंग अप द वैकेंसी। अब जिस डायरेक्टर को हमने रिमूव किया था उसकी वहाँ से जो पोजीशन है वो वैकेंट हो गई है, तो वहाँ पर अब किसी और नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम जिस मीटिंग में क्या किया है, जिस मीटिंग में उस डायरेक्टर को रिमूव किया है, उसी मीटिंग में नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट की जाती है। और अगर उस मीटिंग में वो सीट फुल नहीं होती है तो उसके लिए अलग से सेक्शन 161 में एक प्रोसीजर दिया गया है, उसको फॉलो करके फिर उस सीट को फुल किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो भी फाइनेंशियल ट्यूशन्स हैं, लाइक IFCI है, IDBI है, UTI है, LIC है, उनके थ्रू अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है तो वहाँ पर ये वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता, ओके। उनके लिए अलग से स्टैट्यूट है, उसके रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। जो NCLT है यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो भी क्या कर सकता है, कंपनी के डायरेक्टर को टर्मिनेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है और किसी भी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज कर सकता है। अगर कंपनी या मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है, उसमें कोई चेंज करना है, तो वो सारी पावर किसके पास होती है, NCLT के पास होती है। अगर NCLT को लगता है कि कंपनी में किसी तरह की कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है तो वो कंपनी के डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। और अगर एक बार जिस पर्सन को डायरेक्टरशिप से रिमूव किया गया है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए डायरेक्टरशिप या फिर मैनेजरियल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता, ओके। नाउ रेजिग्नेशन बाय अ डायरेक्टर। अब एक डायरेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, कंपनी से रिज़ाइन भी कर सकता है अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन है तो। और अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो वो एक रीज़नेबल नोटिस दे के भी क्या कर सकता है, कंपनी से रिज़ाइन कर सकता है। और जो रिज़ाइनिंग डायरेक्टर है यानी कि जो पर्सन रिज़ाइन करने वाला है डायरेक्टरशिप की पोस्ट से, वो एक कॉपी उसको अपनी रेजिग्नेशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ सच रेजिग्नेशन। और जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं, उन पर ये वाला जो नोटिस वाला जो केस है वो अप्लाई नहीं होता। उनके लिए एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई होल टाइम डायरेक्टर है, अगर वो कंपनी से रिज़ाइन करते हैं तो उनकी जो रेजिग्नेशन है अगर वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो ही वो रिज़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नोट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स। फर्स्ट इज डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और कंपनी उन्हें सिर्फ इसीलिए अपॉइंट करती है क्योंकि उन्हें उस पर ट्रस्ट होता है, इसीलिए, ठीक है। और एज अ ट्रस्टी वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक अलॉटमेंट ऑफ कंपनी शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, making calls on shares, accepting the transfer of shares and effectively using the property and capital of the company। तो ये सारे मैटर्स को परफॉर्म करते हुए कंपनी उन पर ट्रस्ट करती है, इसीलिए वो एज अ ट्रस्टी एक्ट करते हैं, ओके। दूसरा है डायरेक्टर्स एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अपने आप से कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती है, इसीलिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं और वो एज अ एजेंट एक्ट करते हैं,
ठीक है, और इसीलिए उन पर लॉ ऑफ एजेंसी के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ एजेंसी मीन्स प्रिंसिपल एंड एजेंट वाले जो रूल्स होंगे वो होंगे लॉ ऑफ एजेंसी। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टर्स एज अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको सारे प्रोप्राइटरी फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। प्रोप्राइटरी फंक्शंस मीन्स लाइक ओनरशिप रिलेटेड, ठीक है। सो जो ओनरशिप से रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे वो कौन परफॉर्म करता है, डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। और उनको ये राइट होता है कि वो कंपनी के मैनेजर्स की भी अपॉइंटमेंट कर सकें, इसीलिए उनको कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एज एन ऑफिसर भी काम करते हैं, और अगर वो किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और एज एन एम्प्लॉय भी वर्क करते हैं क्योंकि डायरेक्टर्स को इन कंसिडरेशन रेम्यूनरेशन भी दी जाती है, ठीक है। थैंक यू। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।